आज की वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल वंश में हुमायूं को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम बाबर को कंप्लीट पढ़ चुके हैं और आज हम हुमायूं के इतिहास को पढ़ेंगे। हुमायूं का शासनकाल दो तरह से रहता है। एक तो 1530 से 1540 तक से शासन करता है, दूसरा 1555 से 1556 से फिर एक साल के लिए ये शासन करता है। और ये 40 और 1540 और 1555 के बीच में शेर खां के द्वारा शासन किया जाता है। एक अफ़गानी शासक होता है, उसके द्वारा यहाँ पर शासन किया जाता है भारत में। तो उसके बाद 1555-56 में फिर हुमायूं आता है और अपना शासन करता है। बाद में इसकी सीढ़ियों से गिरने के कारण मृत्यु हो जाती है। ये जो हुमायूं है इसे इतिहास में अनलकी सुल्तान या फिर बदनसीब सुल्तान के नाम से जाना गया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं युद्धों में ही अटके रहा और बाद में इसकी मृत्यु भी सीढ़ी से गिरने के कारण हो जाती है। इसके द्वारा ही जो पुस्तकालय बनाया गया था दिल्ली में, उससे ही इसकी वहाँ से ही ये लुढ़कते लुढ़कते गिरता है और बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इसके ही बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो हुमायूं है इसका पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं होता है और इसका जन्म होता है काबुल में 6 मार्च 1508 में। जैसा कि हमें पता है कि ये बाबर का उत्तराधिकारी था, यानी बाबर का ये बड़ा बेटा था। तो इसके पिता का नाम क्या था? बाबर, और माता का नाम माहम बेगम था। और हुमायूं का राज्याभिषेक 26 दिसंबर 1530 में होता है। और इसके भाई भाई जो थे, 3 भाई थे इसके और एक बहन थी। और कुल मिला के हम कह सकते हैं कि बाबर के 4 बेटे व एक बेटी थी। सबसे बड़ा बेटा ही हुमायूं था और 3 अन्य जो इसके हुमायूं के भाई थे वो थे कामरात, अस्करी, हिंदाल और एक बहन गुलबदन बेगम, जिसके द्वारा हुमायूंनामा ये जो बुक है हुमायूं की वो लिखी जाती है, जो हुमायूं के ऊपर लिखी है इसने। और फिर क्या होता है कि जो बाबर होता है ये अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटे ये हुमायूं को बना देता है और अब जब ये जिंदा होता है तभी उसे उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है, ताकि इसके जो अन्य बेटे हैं इनके बीच में लड़ाई ना हो उत्तराधिकार को लेकर। इसलिए वह अपना उत्तराधिकारी ही अगला शासक ही हुमायूं को नियुक्त कर देता है। और जो इसके अन्य 3 बेटे होते हैं और अन्य जो ये 3 बेटे होते हैं इन्हें साम्राज्य का बंटवारा इनके बीच में साम्राज्य का बंटवारा करने के लिए बाबर के द्वारा आदेश दिए जाते हैं हुमायूं को। हुमायूं बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी बेटा होता है और अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वह अपने साम्राज्य का बंटवारा कर देता है अपने भाइयों में। तो इस प्रकार से होता है कुछ बंटवारा। अस्करी को संभल का क्षेत्र मिलता है और हिंदाल को अलवर और मेवाड़ का क्षेत्र मिलता है। कामरात को पंजाब का क्षेत्र मिलता है और खुद जो हुमायूं होता है ये दिल्ली में शासन करता है। ठीक है, और अब देखते हैं इसके द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान। जब ये दिल्ली में शासन करता है, यानी शासक बनता है, उसके बाद इसका प्रथम सैन्य अभियान ही कालिंजर के ऊपर होता है, यानी कालिंजर का इसका प्रथम आक्रमण होता है 1531 में जो होता है। और फिर इसके बाद क्या होता है कि कालिंजर अभियान के दौरान ये हुमायूं का पहला आक्रमण होता है। इस दौरान हुमायूं और प्रताप रुद्रदेव के बीच में ये युद्ध होता है। ठीक, बाद में क्या होता है कि प्रताप रुद्रदेव और हुमायूं के बीच में संधि हो जाती है और यहीं पर ये युद्ध खत्म हो जाता है। उसके बाद दोहरिया का युद्ध हो जाता है 1532 में, जो हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में होता है। और इस युद्ध के दौरान जो महमूद लोदी की सेना होती है ये बुरी तरह से हुमायूं की सेना से परास्त हो जाती है, यानी हार जाती है। ठीक है, तो इस दौरान हुमायूं जीतता है। और फिर क्या होता है कि बाद में चुनार एक जगह है बिहार में, यहाँ पर हुमायूं के द्वारा घेरा डाला जाता है उस दौरान 1532 में। उस दौरान एक शक्तिशाली शासक यहाँ पर शासन कर रहा होता है, अफगान शासक, जिसका नाम होता है शेर शाह। ये जो किला है चुनारगढ़ का किला, ये शेर शाह के कब्जे में होता है और यहाँ पर ये हुमायूं 4 महीने के लिए लगातार घेरा डालता है। और बाद में क्या होता है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई तो होती नहीं है। शेर शाह क्या करता है कि नहीं सॉरी जो हुमायूं होता है इस किले को नहीं जीतता है और बाद में इन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है चुनारगढ़ के किले के लिए। बाद में इन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है शेर शाह और हुमायूं के बीच में। और कुछ संधि इस प्रकार से होती है कि इसे कुछ रुपए दिए जाते हैं हुमायूं को शेर शाह के द्वारा और अपने पुत्र को सैनिक के रूप में इसे सौंपा जाता है इसके सेना में। तो बाद में क्या होता है कि फिर से चुनार गढ़ पर घेरा डाला जाता है हुमायूं के द्वारा।
और इस दौरान शेर शाह अपनी सेना को और ज़्यादा मजबूत कर देता है। जब बाद में वो घेरा डालता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। इससे बाद में क्या होता है कि चुनार गढ़ के पर जब हुमायूं ने घेरा डाला है, उसके बाद बहादुर शाह के साथ संघर्ष हो जाता है 1535 और 36 में। और बहादुर शाह और हुमायूं के बीच में संघर्ष होता है, और इस दौरान मालवा और गुजरात वाला क्षेत्र हुमायूं के हाथों में आ जाता है। और फिर से क्या होता है कि जब वो वापस आता है, तो हुमायूं के द्वारा यहाँ पर उसे लगता है कि चुनार जहाँ पर उसने किला वो छोड़ दिया है, उसे जीत नहीं पाया था, संधि कर ली थी शेर शाह के साथ। तो फिर क्या होता है कि जो ये शेर खां या शेर शाह होते हैं, वो खुद की सेना को और मजबूत कर लेता है, और उसे लगता है कि अब जब हुमायूं वापस आएगा तो उसके साथ वो युद्ध करेगा। तो क्या होता है कि इस दौरान अब हुमायूं को लगता है कि उसके साथ शेर खां युद्ध करने वाला है। तो फिर 1538 में वो फिर से चुनार गढ़ पर अपना घेरा डालता है, और चुनार गढ़ पर इस बारी ये अधिकार कर लेता है, इस बार छोड़ता नहीं है। लेकिन ये शेर शाह इसके हाथों से निकल जाता है, ये बंगाल में भाग जाता है, और बंगाल में गौड़ नामक स्थान पे अपना शासन कर लेता है, ठीक है, अपना अधिकार कर लेता है और वहाँ पर शासन करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये जो हुमायूं है, वहाँ पर जाकर, बंगाल पर जाकर ही गौड़ पर भी अधिकार कर लेता है। फिर आगे चल के क्या होता है कि 1539 में चौसा का युद्ध हो जाता है। 26 जून 1539 में हुमायूं और शेर शाह की सेना के मध्य ये गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर होता है। इस दौरान मुगल की सेना को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, और इस दौरान क्या होता है कि हुमायूं के द्वारा खुद की जान बड़ी मुश्किल से बचाई जाती है। और इस दौरान क्या होता है कि एक नाविक होता है, उसके द्वारा नाविक होता है, और इसके द्वारा हुमायूं की जान बचाई जाती है। और बाद में इस नाविक को एक दिन के लिए हुमायूं के द्वारा बादशाह भी नियुक्त किया जाता है। और इसी युद्ध के बाद ये जो शेर खां था, जिसे हम शेर शाह भी पढ़ रहे हैं, इसी चौसा युद्ध के बाद इस शेर शाह के द्वारा शेर शाह की उपाधि ली जाती है, ठीक है। इस युद्ध के बाद शेर शाह शेर खां के द्वारा शेर शाह की उपाधि चौसा के युद्ध के बाद ली गई थी, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। फिर उसके बाद बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई होती है 17 मई 1540 को। बिलग्राम की लड़ाई में हुमायूं के साथ उसका भाई हिंदाल व अस्कनी, जो उसका भाई है, वो दोनों भी साथ होते हैं, इस दौरान इसका साथ देते हैं। लेकिन बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं की पराजय हो जाती है, ठीक है। अब दिल्ली और आगरा शेर शाह के हाथों में आ गया, ठीक है। इस बिलग्राम और कन्नौज की लड़ाई के दौरान शेर शाह या शेर खां के हाथों में दिल्ली और आगरा का जो क्षेत्र है वो आ जाता है, और शेर शाह के द्वारा हुमायूं को परास्त कर दिया जाता है। और फिर हुमायूं सिंध पर भाग जाता है। 15 वर्षों तक वहाँ पर घुमक्कड़ों की तरह ये जीवन व्यतीत करते हैं। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है, एक ईरानी कोई शासक था, उसके द्वारा जो ये हुमायूं है, इसे मदद की जाती है। और हुमायूं 1545 में काबुल और कांधार पर अधिकार कर लेता है, वहाँ पर शासन करना स्टार्ट कर देता है। फिर क्या होता है कि ऐसा इतिहास में कहा गया है, फिर ये जो हिंदाल इसका भाई था, इसका ही एक गुरु था, कौन, मीर अली अकबर, उसकी पुत्री थी हमीदा बानो बेगम। फिर क्या होता है कि इस हमीदा बानो बेगम के साथ हुमायूं विवाह कर लेता है, और विवाह करने के बाद उससे जो एक पुत्र होता है, उसका नाम होता है अकबर, जो बदरुद्दीन अकबर इसका नाम होता है। फिर वो इसका अगला, जब वो बाद में दिल्ली में शासन करेगा 1555-56 में, तो फिर उसका उत्तराधिकारी ये बनता है। तो क्या होता है कि मच्छीवाड़ा का अब क्या होता है कि जब वो काबुल और कंधार पर शासन कर रहा है, तो उसे लगता है कि अपने साम्राज्य को फिर से उसने जीतना चाहिए। उस दौरान ये जो हिंदुस्तान में अफ़गान जो ये राज कर रहे थे, उनकी उनकी जो सेना थी, यानी जो उनका अधिकार था, वो बहुत ज़्यादा छिन्न भिन्न हो गया था, क्योंकि शेर शाह की मृत्यु हो गई है, और उत्तराधिकार को लेकर खुद में ही ये जो शासक थे वो लड़ाई कर रहे थे, जो उसके उत्तराधिकारी थे वो लड़ाई कर रहे थे। तो फिर क्या होता है कि अब उसे हुमायूं को मौका मिल गया है हिंदुस्तान में आक्रमण करने का, ठीक है। तो इस दौरान
अब वो दिल्ली में आक्रमण करना चाह रहा है और दिल्ली में अधिकार करना चाह रहा है हुमायूं। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध हो जाता है 1555 में। ये युद्ध हुमायूं और अफगानों के बीच में होता है। इस दौरान हुमायूं जीत जाता है और इस दौरान हुमायूं को पंजाब का क्षेत्र मिल जाता है। ठीक है, इस युद्ध में पंजाब का क्षेत्र मिल जाता है किस दौरान, मच्छीवाड़ा के युद्ध में। फिर क्या होता है कि सरहिंद का युद्ध हो जाता है 22 जून 1555 में। और इस युद्ध में हुमायूं के द्वारा सिकंदर सूर को पराजित किया जाता है और दिल्ली के सिंहासन पर ये बैठता है। और 1 जनवरी 1556 ईस्वी को फिर क्या होता है कि 1 जनवरी हुमायूं, ये सो सरहिंद का युद्ध है 22 जून 1555 में। इस युद्ध में हुमायूं के द्वारा सिकंदर सूर को पराजित करके दिल्ली सिंहासन पर ये बैठ जाता है, यानी दिल्ली सिंहासन एक बार फिर से इसको मिल जाता है। फिर क्या होता है कि 1 जनवरी 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु इसकी पुस्तक इसके ही द्वारा जो पुस्तकालय इसके द्वारा बनाया गया था दिल्ली में, और यहाँ पर लाइब्रेरी पे जाए रहता है और वहाँ की सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। और एक इतिहासकार थे, प्रसिद्ध इतिहासकार लेन पोल, इनके द्वारा कहा जाता है कि हुमायूं, इनके द्वारा लिखा गया है इतिहास में कि जो हुमायूं है, हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम ज़िंदगी में वह गिरते पड़ते चलता रहा। ठीक है, ये लेन पोल के द्वारा लिखी गई कुछ लाइनें हैं। ये लिखते हैं कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम ज़िंदगी में वह गिरते पड़ते चलता रहा। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि नशेड़ी भी था और ये अफीम का भी सेवन किया करता था। और फिर बाद में उसी कारण से इसकी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। अब हालांकि जो भी रहा होगा, अब इतिहासकारों का मानना ये भी है कि अफीम का सेवन भी करता था और अफीम का भी ये आदी था, इस कारण से भी ये लुढ़कते लुढ़कते गिरा हो। और अब हम आगे देखते हैं कि इसकी ही बहन जो है बाबर की बेटी गुलबदन बेगम, उसके द्वारा इसकी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है। ठीक है, इसके द्वारा लिखी गई है हुमायूंनामा। और एक ज्योतिषी हुमायूं जो था कि ज्योतिषी पर भी विश्वास करता था और सातों रंग के अलग अलग ही कपड़े पहनता था। ठीक है, 7 रंगों के कपड़े पहनता था और वो भी अलग अलग सातों दिन। तो ये था हुमायूं के बारे में। बाद में इसकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरते पटकते हो जाती है। आज हमने हुमायूं के बारे में कंप्लीट पढ़ा और आगे की वीडियो में हम जो ये शेर खान यानी शेर सूर्यवंश चला उसके बारे में पढ़ेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।